Hello students, you are welcome to our YouTube channel Online Study Corner। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में। एंग्लो सेक्शन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट एज के रूप में जाना जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, इसलिए आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब इस पीरियड को, इस लिटरेचर को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे वो केल्ट्स के नाम से जाने जाते थे। केल्ट्स को ब्राइटन्स या गेल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सबसे पहले केल्ट्स ब्रिटेन में रहते थे। इन्हें ब्राइटन के नाम से जाना जाता था और ब्राइटन के नाम से ही इंग्लैंड को उस टाइम ब्रिटेन के नाम से जाना जाता था। थोड़े टाइम के बाद लगभग 43 एडी के आसपास रोमन्स ने यहाँ इन्वेजन किया। रोमन्स जो शासक थे उन्होंने यहाँ आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित कर लिया। अब ये जो रोमन थे ये इंग्लैंड में लैटिन भाषा को, लातिनी भाषा को लेकर आए और साथ साथ में क्रिश्चियनिटी को भी, क्रिश्चियन धर्म को भी अपने साथ ये लेकर आए थे। अब रोमन्स के शासन के दौरान ब्रिटेन पर यानी केल्ट्स पर पिक्स और स्कॉट्स नाम की दो प्रजातियों ने, जो कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड से थी, उन्होंने आक्रमण कर दिया। ये दोनों प्रजातियां काफी खूंखार प्रजातियां थी। इन्हीं से बचने के लिए रोमन्स ने एक हेड्रियंस वॉल नाम की वॉल बनवाई, दीवार बनवाई, जो आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ब्यूटीफुल वॉल के रूप में जानी जाती है। और ये वॉल क्यों बनवाई गई? ताकि पिक्स और स्कॉट्स के आक्रमण से बचा जा सके। अब रोमन्स का जो मूल स्थान था जहां से वो आए थे, यानी कि रोम में भी उस टाइम विसिगोथ्स नाम की एक प्रजाति ने आक्रमण कर दिया। रोमन्स इस वजह से रोम को बचाने के लिए ब्राइटन्स को छोड़कर, यानी ब्रिटेन को छोड़कर रोम चले गए। और अब केल्ट्स बहुत वीक थे, बहुत कमजोर थे, जो पिक्स और स्कॉट्स का सामना नहीं कर सकते थे। रोमन्स उनको छोड़कर जा चुके थे, इसीलिए केल्ट्स ने पिक्स और स्कॉट्स का सामना करने के लिए 3 नई प्रजातियों को इनविटेशन दे दिया कि आओ, आकर हमें बचा लो इनसे। और ये 3 नई प्रजातियां थी एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स। ये तीनों नॉर्थ जर्मेनिक ट्राइब से थी, नॉर्थ जर्मनी के कबीलों से थी। लेकिन ये जो नॉर्थ जर्मनी है ये आज का नॉर्थ जर्मनी नहीं है, बल्कि ये उस टाइम रशिया के अंडर आता था। राइट। अब ये जो तीनों थे एंगल, सेक्शंस और जूट्स, ये कहाँ आ गए? ब्रिटेन में आ गए, जहाँ केल्ट्स और ब्राइटन रहते थे। इनके आने का उद्देश्य क्या था? इन केल्ट्स को पिक्स और स्कॉट्स से बचाना। अब इन तीनों में से जो जूट्स थे वो काफी लंबे समय तक यहाँ सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन एंगल्स और सेक्शंस, इन्होंने यहाँ 600 सालों तक, लगभग 600 इयर्स तक अपना शासन किया। एंगल्स और सेक्शंस आए तो क्या करने थे यहाँ? इनको पिक्स और स्कॉट्स से बचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने केल्ट्स को ब्रिटेन से बाहर कर दिया और खुद एंगल्स और सेक्शंस यहाँ रहने लगे। अब एंगल्स के नाम से ही इसे किस रूप में जाना जाता है? एंग्लो। इस पीरियड को किस नाम से? पीरियड का नाम है एंग्लो सेक्शन पीरियड। तो यहाँ जो एंग्लो वर्ड है वो एंगल्स को डिफाइन करता है और जो सेक्शंस वर्ड है वो सेक्शंस ट्राइब को डिफाइन करता है। तो इस तरह से इस पीरियड का नाम बन जाता है एंग्लो सेक्शन पीरियड। और जो एंग्लो सेक्शंस थे वो अपने साथ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आए थे। राइट। अब ये जो एंगल सेक्शंस थे इन्होंने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिटरेचर को लिखा, लेकिन इन्होंने लिखना बहुत बाद में स्टार्ट किया। पहले ये जो एंगल्स थे, सेक्शंस थे, ये ओरल फॉर्म में ही लिटरेचर को बोलते थे, यानी कि इनकी जो क्रिएशंस होती थी वो मौखिक रूप में होती थी, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट। धीरे धीरे इन्होंने रोमन्स से सीखा कि किस तरह से लिखा जाता है और फिर बहुत सारी रचनाएं इन्होंने राइटिंग फॉर्म में भी की। अब इन एंगल्स और सेक्शंस पर
बाद में विकिंग इन्वेजन के नाम से एक इन्वेजन हुआ। इस इन्वेजन में दो मेन प्रजातियां थी, डेन्स और विकिंग्स। डेन्स तो बहुत खूंखार नहीं थे, लेकिन जो विकिंग्स थे वो काफी खूंखार माने जाते हैं। अब इसके बाद एक नॉर्मन कंक्वेस्ट के नाम से इंग्लिश लिटरेचर में इन्वेजन को जाना जाता है, जो कि 1066 एडी में हुआ था। इस नॉर्मन कंक्वेस्ट में, ये जो नॉर्मन कंक्वेस्ट था, ये विलियम द फर्स्ट, जो कि फ्रेंच का किंग था, विलियम द फर्स्ट और हेरोल्ड गॉडविंसन के बीच में हुआ। इसे हम हेस्टिंग्स वॉर के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में ये एक वॉर हुआ, जिसके अंदर की विलियम फर्स्ट जीत जाता है, और यहीं से जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था या फिर जो एंग्लो सेक्शन पीरियड था वो खत्म हो जाता है, और एक नया पीरियड नॉर्मन पीरियड इन इंग्लैंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो थे किस तरह से जो एंग्लो सेक्शन पीरियड में इन्वेजन्स हुए, और इंग्लैंड में किस तरह से एंग्लो सेक्शन पीरियड में राजनीतिक व्यवस्था थी या जो लिविंग स्टाइल था, वो हमने यहाँ रीड किया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस टाइम के लिटरेचर के बारे में, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में या एंग्लो सेक्शन लिटरेचर के बारे में। जैसा कि जो लिटरेचर था इस टाइम पर वो ज्यादातर ओरल फॉर्म में था, लेकिन फिर भी टोटल 400 मैन्यूस्क्रिप्ट्स इस टाइम पर लिखी गई थी, जो आज मिलती है। उस टाइम पर जो पोइट्री थी या जो प्रोज था, उसका मुख्य विषय कैसा होता था? इस टाइम की पोइट्री में हीरोइक पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, पर्सनल पोएम्स, लव पोएम्स, उस टाइम के क्रॉनिकल्स, सरमन्स, रिडल्स यानी पहेलियां, ये सारे सम्मिलित थे। इस टाइम की एंग्लो सेक्शन पीरियड की जो पोइट्री थी उसकी क्या विशेषताएं थी? पहली, फॉन्डनेस फॉर द एडवेंचर एंड फाइटिंग। इस टाइम का जो लिटरेचर था, अगर उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये ज्यादातर जो लिटरेचर है ये एडवेंचर की कहानियों से या फाइटिंग की कहानियों से भरा हुआ है, चाहे वो पोएम है या प्रोस है। खासकर जो पोएम है, प्रोस जो है वो रिलीजियसनेस से संबंधित है यहाँ पर। तो जो पोइट्री है मेनली वो एडवेंचर और फाइटिंग से भरी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो एडवेंचर को पसंद करते थे। यही कारण है कि उस टाइम की पोइट्री की विशेषता क्या है कि वो पोइट्री एडवेंचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्या है, उस टाइम की जो पोइट्री है वो एलिटरेटिव फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि उसमें अनुप्रास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। अब विशेषताओं के बाद चलिए थोड़ा सा देखते हैं उस टाइम की पोइट्री के बारे में। कुछ पोएम्स थी जिनकी मैन्यूस्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन उनके पोएट्स का नाम नहीं पता, तो हम क्या कहते हैं? पोएम बाय एनोनिमस पोएट्स ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो ऐसे में फर्स्ट पोएम जिसका मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज बियोवुल्फ। बियोवुल्फ क्या थी? वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एपिक। ये सबसे महान एपिक था, सबसे पुराना एपिक था। इसकी प्रोलॉग तो लिखी गई थी, लेकिन जो प्रोलॉग थी, प्रस्तावना थी, वो स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं रही, और इसे हम लॉन्गेस्ट हीरोइक पोएम के रूप में भी जानते हैं। उस टाइम पर जो पोएम्स थी या प्रोज था, वो 4 बुक्स के अंदर, 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर मिलता है। उनमें से एक मैन्यूस्क्रिप्ट है नोवेल कोडेक्स। नोवेल कोडेक्स का दूसरा नाम है बियोवुल्फ कोडेक्स। तो ये जो बियोवुल्फ नाम का एपिक है, ये नोवेल कोडेक्स या बियोवुल्फ कोडेक्स के अंदर, मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर मिलता है। ये काफी लंबी पोएम थी जिसमें 3182 लाइंस लिखी गई हैं। ये ऐसी पोएम है जो हमें कंप्लीट फॉर्म में मिली है, और ये एलिटरेटिव लैंग्वेज में, एलिटरेटिव फॉर्म में लिखी गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि इसे इंग्लैंड के नेशनल एपिक के रूप में भी जाना जाता है। जो एंग्लो सेक्शन पोइट्री थी उसमें से बहुत इंटरेस्टिंग जो पोइट्री है, जिसको कि आज भी सरवाइव किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, वो यही पोएम बियोवुल्फ है, यानी कि ये जो एपिक है, महाकाव्य बियोवुल्फ है। और ये जो पोएम है ये हीरोइक एडवेंचर से भरपूर है। इस पोएम में हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर एक हीरो है जिसके माइटी फीट्स को दिखाया गया है, शक्तिशाली कारनामों को दिखाया गया है।
ये जो माइटी हीरो है ये अपने शक्तिशाली कारनामे क्यों दिखाता है, क्योंकि इसको एक राक्षस से, एक मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी पड़ती है। इस मॉन्स्टर का नाम है ग्रेंडल, जो कि 12 साल से डेन्स के जो लोग थे या जो डेन्स के राजा थे उनकी जो धरती थी उसको प्रताड़ित कर रहा था। अब ये पहले ग्रेंडल को मारता है, फिर ग्रेंडल की मदर से भी फाइट करता है, और लास्टली जब ये जो बेओवुल्फ है जो कि हीरो है पोयम का, वो बहुत बूढ़ा हो जाता है, तभी भी वो एक ड्रैगन से, एक फायरी ड्रैगन से लड़ता है, और इस तरह से उसके शक्तिशाली कारनामों को या एडवेंचरस कारनामों को हम बेओवुल्फ नाम के इस एपिक में रीड करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट पोयम है बेओवुल्फ, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और कंप्लीट इस पर हम एक लंबी डिस्कशन करेंगे। राइट, तो हम नेक्स्ट पोयम पर चलते हैं, विडसिथ। पहली क्या थी, जो कि एनोनिमस पोएट के द्वारा लिखी गई थी, बेओवुल्फ। नेक्स्ट क्या है, विडसिथ। विडसिथ द वंडरर के नाम से भी इसे जाना जाता है। वंडरर यानी घुमक्कड़, विडसिथ द घुमक्कड़। 4th सेंचुरी में इसे लिखा गया था। ये एक स्कोप की ऑटोबायोग्राफी के रूप में जानी जाती है। माना जाता है कि एक स्कोप ने इसको लिखा था, जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी थी। ये हमें जर्मेनिक वर्ल्ड के बारे में बताती है, और ये जो पोयम है विडसिथ, ये स्क्रैप्स में मिली है, टुकड़ों में मिली है, कंप्लीट फॉर्म में हमें ये नहीं मिली है। इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, और डूवर्स लैमेंट के बारे में भी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोयम है इस पीरियड की वो बेओवुल्फ है, उसके बाद डूवर्स लैमेंट और विडसिथ है। डूवर्स लैमेंट 42 लाइन्स की छोटी सी पोयम है, और ये हमें एक मिन्स्ट्रेल की स्टोरी बताती है जो कंप्लेंट करता है। देखो, विडसिथ और डूवर्स लैमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। विडसिथ में भी एक व्यक्ति है जो घुमक्कड़ है और अपनी कहानी बताता है, लेकिन डूवर्स लैमेंट भी इसी तरह से है, लेकिन ये एक कंप्लेंट की तरह से है, एक मिन्स्ट्रेल की कंप्लेंट है। जैसे कि उस टाइम पर जो लिटरेचर था वो एक पेइंग प्रोफेशन किस तरह से था। लिटरेचर यानी कि जो पोएट्स थे वो अपनी पोइट्री गाकर सुनाते थे, और लोग उसके बदले में उन्हें इतना दे देते थे कि उनका जो गुजारा था वो आराम से चल जाता था। लेकिन ये जो मिन्स्ट्रेल था या ये जो डूअर था, इसकी कंप्लेंट क्या थी कि हो सकता है आने वाले टाइम पर कोई मुझसे अच्छा पोएट हो और कि उसको हायर कर ले, या लोग उसको, उसकी पोइट्री को ज्यादा पसंद करने लगे। तो इस तरह से ये कंप्लेंट को शो करता है, एक मेलनकलिक, एक उदासी वाले मूड को शो करती है ये पोयम। नेक्स्ट था, उस टाइम पर हीरोइक पोएम्स लिखी जाती थी, जैसे बैटल ऑफ माल्डन और बेओवुल्फ। बैटल ऑफ माल्डन एक हाफ पोएम है जिसको कि कंप्लीट नहीं किया गया है। इसके अलावा विजडम पोएम्स थी, द रूइन, द सी फेरर, द वाइफ्स लैमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज, द ड्रीम ऑफ द रूड। ड्रीम ऑफ द रूड क्या थी, एक विजन या ड्रीम पोएम थी, सबसे ओल्डेस्ट ड्रीम पोएम थी या विजन पोएम थी जो आज भी सरवाइव करती है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बाय बेट। वेनरेबल बेट के नाम से इस राइटर को जाना जाता है, जो कि एक प्रोस राइटर था, और इसके जो प्रोस था एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल बहुत ही फेमस था। इस बुक के अंदर उसने तीनों ट्राइब्स, एंगल, सेक्शंस और जूट्स का वर्णन किया है। राइट, और एक और बुक थी क्राइस्ट एंड द सैटन। ये बुक अनटाइटल्ड रिलीजियस पोएम थी जो कि साइन वुल्फ नाम के पोएट से काफी प्रभावित थी। इस टाइम का जो प्रोस था उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला तो क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल लेटिन फ्रॉम लेटिन इनटू ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। बाइबल की लेटिन से ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन। एक तो ये था, उस टाइम पर जो एल्फ्रेड किंग थे, एल्फ्रेड द किंग के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, वो ट्रांसलेटर के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा वेनरेबल बेट। तो ये तो थे, हमने सिर्फ प्रोस और पोएम्स के बारे में रीड किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया। इसके बाद हम पोएट्स और राइटर्स को भी समझेंगे, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनको भी समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच पोएम इज नोन एज द नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, और कल का जो हमारा टॉपिक है वो इसी एंग्लो सेक्शन पीरियड का सेकंड पार्ट रहेगा। तब तक आप इसको अच्छे से समझिएगा और मुझे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा।